पहला चैप्टर में आपको पढ़ना है ठोस के बारे में। नाम है पहला चैप्टर का आपका सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। देखो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, क्लास 7 से ही, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पढ़े हो ना? आप लोग बताइए तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ जो है बच्चे, जिसको कि हम अंग्रेजी में मैटर कहते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, 3 नहीं। एक होता है ठोस, एक होता है तरल। पदार्थ जो है 2 ही प्रकार के हैं पूरे दुनिया में, एक ठोस होता है, दूसरा तरल होता है। अब ठोस में 2 प्रकार होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। आपको ये पूरा चैप्टर में सिर्फ ये सेक्शन पढ़ना है ठोस के बारे में, तरल के बारे में नहीं पढ़ना है। तरल को अंग्रेजी में कहते हैं लिक्विड कहो या फ्लूइड कहो, फ्लूइड। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है द्रव, दूसरा होता है गैस। ये हम लोग बचपन से पढ़ लेते हैं कि पदार्थ के 3 प्रकार, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन ऐसा नहीं है, पदार्थ के 2 ही प्रकार है, ठोस और तरल। इसको कहते हैं हम लोग लिक्विड, और ये हो गया आपका गैस। तो पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, ठोस और तरल। ठोस को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सॉलिड। एक क्रिस्टलीन कहते हैं, इसको नॉन क्रिस्टलीन कहा जाता है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो सबसे पहला प्रश्न यहां यही बनता है, पदार्थ किसे कहते हैं? बचपन से आप पढ़े हो, जिसे नापा या तौला जा सके, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, है ना? अब पदार्थ 2 प्रकार के हो गए, ठोस और तरल। ठोस क्या है आपको यही पढ़ना है इस चैप्टर में। ठोस किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, तथा जिसके जो अवयवी कण है, अवयवी कण कहने का मतलब जिस चीज से मिल करके कोई पदार्थ बनता है, उसको हम कहते हैं अवयवी कण। जैसे ये ईंट जो आप देख रहे हो, दीवार में लगा हुआ जो ईंट है आपके सामने, यह ईंट बालू से बना है, मिट्टी से बना है। तो इसके जो अवयवी कण हो गए, वो हो गए बालू और मिट्टी। तो अवयवी कण कहने का मतलब जिस चीज से मिल करके बना है। जैसे आपका पेन, जिस कलम से आप लिख रहे हो, वो पेन 3 चीज से मिल के बना है। प्लास्टिक है उसमें, इंक है उसमें, और उसका जो नीब है वो लोहा का है। तो अवयवी कण कहने का मतलब जिस चीज से मिलकर कोई पदार्थ बनता है, उसी को हम अवयवी कण कहते हैं। तो ठोस क्या होता है? वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है, बचपन से आप पढ़े हो, तथा जिसके अवयवी कणों के बीच अंतरान्विक बल बहुत अधिक होता है। ठोस के जो अवयवी कण हैं वो एक दूसरे से काफ़ी मजबूती से जुड़े होते हैं, इसीलिए इनको तोड़ना कठिन होता है, इनको दबाना मुश्किल होता है। समझिए, पहले लिखिए परिभाषा, पदार्थ मैटर लिख के डैश दो। पदार्थ लिख के डैश दीजिए। पदार्थ लिख के डैश दीजिए, लिखो। ये बाद में उतारिएगा जो बोर्ड पर है। लिखो, जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, कौमा, जिसमें आयतन हो
जिसमें आयतन हो, कौमा, जिसे मापा या तौला जा सके, जिसे मापा या तौला जा सके, तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहा जाता है, उसे पदार्थ कहा जाता है। ये परिभाषा तो आप बचपन से पढ़े हो। जिसमें आयतन हो, जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसे मापा या तौला जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अभी नोट करिए। उतार लिए? याद रखिएगा, आज के बाद आपसे कोई पूछता है कि पदार्थ कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, ठोस और तरल। अब फिर तरल 2 प्रकार के होते हैं, द्रव और गैस। नोट कर लिए सब लोग? हम नीचे ठोस लिख के डैश दीजिए। ठोस लिख के डैश दो। ठोस लिख के डैश दीजिए। लिखिए ठोस, ठोस पदार्थ का सबसे जटिल, ठोस पदार्थ का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण अवस्था होता है। ठोस पदार्थ का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण अवस्था होता है। इसका आयतन और आकार, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है।
निचला लाइन में लिखिए ठोस के महत्वपूर्ण गुण, लिख के डैश दो। ठोस के महत्वपूर्ण गुण, अंग्रेजी में कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठोस के महत्वपूर्ण गुण के डैश दीजिए, नीचे पॉइंट बना बना लिखिएगा। पहला पॉइंट, इसका आयतन और आकार निश्चित होता है। इसका आयतन और आकार निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट, ये प्रायः असंपीड्य होते हैं। ये प्रायः असंपीड्य होते हैं, बता रहे हैं, ये प्रायः असंपीड्य होते हैं। देखो, असंपीड्य का मतलब हो गया आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। जैसे ईंट, अगर हम आपके हाथ में ईंट दे दें या आपके हाथ में कलम है ना, उस कलम को दोनों तरफ से आप ऐसे दबा सकते हो क्या? नहीं दबेगा। तो ठोसों को प्रायः, अब बाबू प्रायः क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि अपवाद दुनिया में हर चीज़ का है। तो 99.99% ये चांस है कि ठोस असंपीड्य हैं, आप उन्हें दबा नहीं सकते। लेकिन पानी को दबा सकते हैं, गैस को दबा सकते हैं। आप साइकिल के टायर में हवा भरते हो, आप खुद ही दबा के चेक भी कर लेते हो कि अभी हवा इसमें और भराएगा कि नहीं भराएगा। समझ गए? पानी एक पॉलीथीन में भर दो और फिर उस पॉलीथीन को आप दबा सकते हो। कंप्रेस कर सकते हो तो हो गया संपीड्य, और जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते तो हो गया असंपीड्य। तीसरा लिखिए, ये प्रायः आघातवर्ध, सुने हैं कभी? आघातवर्ध, कौमा तन्य तथा भंगुर होते हैं। ये प्रायः आघातवर्ध, कौमा तन्य तथा भंगुर होते हैं। आघातवर्ध का मतलब क्या हुआ? जैसे लोहा को जब आप पीटोगे हथौड़ी से तो टूटता नहीं है, भले चौड़ा हो जाएगा। तो आघातवर्ध कहने का मतलब हो गया कि उनको पीटने पर टूटेगा नहीं। वो तन्य का मतलब होता है जिसको हम पतला से पतला बना सकें। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इसको आप पतला से पतला तार के रूप में खींच सकते हैं। भंगुर का मतलब पटक दो तो टूट जाए। जैसे ईंटा को पटक दीजिएगा टूट जाएगा, लकड़ी को पटक दीजिएगा टूट जाएगा। तो ठोस में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। ठोस आघातवर्ध भी होते हैं, पीटोगे तो नहीं भी टूटेगा, या कुछ ऐसे भी हैं जिनको पीटोगे तो टूट भी जाएगा। अगला पॉइंट, इनका क्वथनांक और गलनांक निश्चित होता है। इनका क्वथनांक और गलनांक निश्चित होता है। अगला पॉइंट, इनमें विसरण गुण नहीं होता है। विसरण, इनमें विसरण गुण नहीं होता है। विसरण का मतलब क्या होता है? सुनिएगा। जैसे अगरबत्ती एक कोना में जला दो तो उसका गंध हवा में चारों तरफ अपने आप फैल जाएगा। एक कोना में हम अगरबत्ती जलाते हैं और पूरा घर आपका सुगंधित हो जाता है। क्यों?
क्योंकि अगरबत्ती का जो धुआं है, अगरबत्ती का जो सुगंध है, वो अपने आप हवा में मिक्स हो गया। इसको कहते हैं विसरण। और एग्जाम्पल सुनिए, एक गिलास पानी रखो और एक गिलास कोई रंग रखो, हरा पीला कोई भी कलर, और दोनों के मिक्स कर दो। वो दोनों आपस में इस तरह मिल जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा पानी कौन था, कलर कौन था। इसको कहते हैं विसरण। क्या ऐसा ठोस के साथ हो सकता है? खुद सोचो। इस कलम को पानी में डाल दो तो क्या हो जाएगा? ये पानी में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ईंटा को हवा में रख दो तो हवा में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट, ये प्रायः दृढ़ होते हैं। ये प्रायः दृढ़ होते हैं। दृढ़, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिजिड। किसी इंसान के लिए भी तो सुनता होगा, बड़ा रिजिड आदमी हो, माने जिद्दी, मजबूत कह सकते हो ठोस के रूप में। ये बड़ी मजबूत होते हैं, ये जल्दी टूटेंगे फटेंगे नहीं, तो ये दृढ़ होते हैं। अगला पॉइंट, इनके अवयवों के बीच, इनके अवयवों के बीच आंतराणविक बल, इनके अवयवों के बीच आंतराणविक बल अधिक होता है। तथा आंतराणविक स्थान, आंतराणविक स्थान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। देखिए, बोर्ड पर ध्यान देंगे आप लोग। देखो, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के जो अवयवी कण हैं वो काफी नजदीक नजदीक होते हैं। इनके बीच में जो जगह है ना, आप देख सकते हो, इनके बीच की जगह बहुत कम है। द्रव में थोड़ा दूर दूर होते हैं, इनके बीच देख लो अंतराणविक स्थान ज्यादा है। अणुओं के बीच में जगह, उसी को कहते हैं अंतराणविक स्थान। गैस के जो अवयवी कण हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, इसीलिए गैस बहता है अपने आप। गैस, हवा एक जगह से दूसरे जगह अपने आप चली जाती है, हवा बहते रहता है। क्यों? क्योंकि हवा के जो कण हैं, जो अवयवी कण हैं, उनके बीच अंतराणविक स्थान काफ़ी अधिक है। हवा के कणों के बीच अंतराणविक स्थान बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इनके बीच जो बल है वो कम होता है। ऐसे भी आपको पता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी बल कम होते जाएगा। आप इसका एग्जाम्पल चुंबक पर ले सकते हो, या अगर आपको ऐसे ही एक रफ एग्जाम्पल चाहिए तो तुम अपना और मेरा एग्जाम्पल ले लो। हम अभी आपके सामने बैठे हैं तो आप 250-300 के जनसंख्या में, लेकिन कितना मनुष्य की तरह बैठे हुए हैं। लेकिन यही हम यहाँ से निकल करके अगर बाहर चले जाएं 200 मीटर दूर, तो थोड़ा सा आप इधर उधर होने लगेंगे। पता लगेगा कि सर अपने घर चल गए हैं, तब तो कहबे मत करिए, है ना। कहने का मेरा मतलब है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा तो आकर्षण बल कमज़ोर होगा। तो यहाँ दूरी ज़्यादा हो गई, आकर्षण बल एकदम कम हो गया। इहो फ्री है, इहो फ्री है, ये ने भाग रहा है तो ये ने भाग रहा है। गैस के कण इधर उधर भागते रहते हैं, लेकिन ठोस में ये बात नहीं है। ठोस के कणों के बीच अंतराणविक दूरी बहुत कम है, जिसके कारण मजबूती से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यही लास्ट लाइन का आपका मतलब हुआ कि ठोस में इसके अवयवी कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, अंतराणविक बल बहुत अधिक होता है। नज़दीक नज़दीक है तो ताकत ज़्यादा लगेगा, ये बहुत दूर दूर है ताकत कम लगेगा। क्लियर हो गई यहाँ तक कहानी? चलिए अब आगे लिखिए। कॉपी को आप 3 भाग में बांटेंगे। पहला भाग पतला होगा, एक तरफ लिखिए क्रिस्टलीय ठोस,
एक तरफ लिखिए अक्रिस्टलीय ठोस, यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। हेडलाइन लगा दीजिए, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। अब आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ वर्ड्स हैं, इनको लेकर के वर्ड जैसे हैं हम वैसे ही आपको लिखवाएंगे, समझे ना, समझा देंगे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन वर्ड्स को चेंज नहीं करना है कि हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी में जो वर्ड्स होते हैं वर्ड्स हू बहू लिखना है आपको, हू बहू याद भी करना है। समझ में आई बात? देखिए कलम रख दो। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है? पहला अंतर हम ले रहे हैं इनके ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति मतलब बनावट। देखो पहले आप एक रफ एग्जाम्पल समझो। आप दो चीज दिमाग में लाइए, साइंस के स्टूडेंट का काम ही होता है बच्चे सोचना। आप दो एग्जाम्पल लो, एक वो दीवार जिसमें ईंटा लगा हुआ है, आपके घर में ईंटा जोड़ते देखे होंगे ना, ईंटा कैसे जोड़ा जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लो कि ईंटा लाया ट्रैक्टर पर और उसको ऐसे ही डाला, हाइड्रोलिक डाला से उझिल दिया ईंटा को। अब दो फिगर आप अपने दिमाग में लाइए, एक ईंटा जो दीवार में लगा हुआ है तो प्रॉपर रूप से आप देख सकते हो कि एक निश्चित नियम के अनुसार है। आप दीवार में जब आप ईंटा देखते हैं तो आपको दीवार में ईंटा कैसी दिखती है आपको हम बता रहे हैं। याद करिए, ऐसा ही दिखता है आपको दीवार में ईंटा। तो ये एक निश्चित क्रम में होता है। और ऐसे ही अगर हाइड्रोलिक से ईंटा ला करके दरवाजे पे आपको गिरा दिया या रोड पे गिरा दिया, वो ईंटा कैसा होता है? जैसे तैसे, कुछ ना इधर फेंकाए को ना उधर फेंकाए। यही हाल है क्रिस्टलीय ठोस का और अक्रिस्टलीय ठोस का। इसकी ज्यामिति मतलब आकृति, बनावट की मैं बात कर रहा हूं, इसकी ज्यामिति निश्चित होगी, एक निश्चित पैटर्न पर होगा, एक निश्चित तरीका होगा उसमें, और यहां रैंडमली होगा, जैसे तैसे जने तने ऐसे ही बिखरा हुआ। यहां आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, यहां आपको दिखेगा जैसे आप दीवार में देख सकते हो, दीवार में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक पैटर्न है। हमेशा देख सकते हैं, आपको एक पैटर्न दिखेगा। आपको पहली बार देखोगे तो दीवार में एक 10 इंच का ईंटा दिखेगा, पहला लाइन में ऐसे लगा हुआ, तो दूसरा लाइन में यही फिर ऐसे लगा हुआ दिखता है, फिर अगला लाइन में फिर ईंटा ऐसे दिखता है। तो ये मैंने आपको एक रफ एग्जाम्पल दिया जो आप समझ सकते हो। अब केमिस्ट्री के अनुसार इसका क्या एग्जाम्पल होगा देखिए। साइंस बड़ी इंटरटेनमेंट वाला विषय है बाबू, बशर्ते समझोगे तब। बस रटने का प्रयास ना करके समझने का प्रयास करें। देखिए जैसे एग्जाम्पल ले लो NaCl का, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, मतलब हर माइनस के बगल में प्लस होगा, हर प्लस के बगल में माइनस होगा। ध्यान रखिएगा बनाते समय आप। ये देख लो, ये एक पैटर्न हो गया कि नहीं हो गया? कहीं भी देख लो, अगर आप इस Na को देखोगे तो इसके चारों तरफ Cl दिखेंगे आपको, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, या कहीं Na पर अगर आप गौर करोगे तो उसके चारों तरफ भी आपको क्या दिखेगा? Cl दिखेगा। तो यह एक निश्चित पैटर्न है कि एक धनावेश है तो एक ऋणावेश है, ऊपर से नीचे देखो चाहे बाएं से दाएं देखो, तो इसकी जो आकृति है वो निश्चित होती है। आपके बुक में लिखा हुआ है निश्चित तथा अभिलाक्षणिक। क्रिस्टलीय ठोस की आकृति निश्चित तथा अभिलाक्षणिक होती है। निश्चित कहने का मतलब एक फिक्स
अभिलाक्षणिक कहने का मतलब एक पैटर्न, समझ गए? वो फिक्स है कि ऐसे ही रहेगा, एक पैटर्न में रहेगा। इसकी आकृति अनिश्चित होती है। इसके एग्जाम्पल में तुम प्लास्टिक ले सकते हो, रबड़ ले सकते हो। रबड़ में देख सकते हो जैसे तैसे सब कण व्यवस्थित होते हैं, उसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा कण क्या है। तो ये हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में पहला अंतर उनकी आकृति के आधार पर आप दे सकते हो कि क्रिस्टलीय ठोस की आकृति, या कोई कहता है इसको ज्यामिति, निश्चित तथा अभिलाक्षणिक होती है और इसकी आकृति अनिश्चित होती है। आप ऐसे ही बनाएंगे जैसे बोर्ड पे बनाया हुआ है, बनाइए। ये लिखिएगा मत, हम लिखवाएंगे, ये दोनों यही बनाइएगा। पहला लिखिए ज्यामिति, फिगर दोनों बनाइए। इसलिए फिगर बनवा रहे हैं ना कि भविष्य में कभी देखोगे तो याद आ जाएगा। फिगर बना लिए, अब नीचे लिख लीजिए इसकी निश्चित तथा, क्रिस्टलीय में लिखिए इसकी निश्चित तथा अभिलाक्षणिक ज्यामिति होती है। इसकी निश्चित तथा अभिलाक्षणिक ज्यामिति होती है। इधर लिखिए इसकी अनिश्चित ज्यामिति होती है। इसकी अनिश्चित ज्यामिति होती है। इसकी अनिश्चित ज्यामिति होती है। बोलिए, तो पहला लाइन समझ में आ गया आपको? इसकी ज्यामिति निश्चित है, उसकी ज्यामिति अनिश्चित है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइएगा गलनांक और क्वथनांक, आप बताओ किसका निश्चित होगा और किसका अनिश्चित होगा? चूंकि इसकी आकृति निश्चित है, बनावट निश्चित है, तो इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? निश्चित होगा। 100 डिग्री पर यदि खोलेगा तो 100 डिग्री पर खोलेगा, लेकिन उसमें इसकी तो बनावट ही निश्चित नहीं है, तो इसकी गलनांक और क्वथनांक कभी निश्चित नहीं हो सकता। इसीलिए आप ऐसा देखे होंगे, बच्चे एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठंडा के दिन बीत गया है, हाल फिलहाल में हम लोग बड़ी आग तापे हैं। कोचिंग में तो आप बहुत सारा प्लास्टिक भी जलाते थे। प्लास्टिक कभी जला के देखे हो? प्लास्टिक का एक हिस्सा जल रहा होता है, तो दूसर का हिस्सा कुछ हिस्सा पिघल रहा होता है, तो कुछ हिस्सा ज्यों के त्यों होता है। याद करिए आप, प्लास्टिक अगर आप जलाए हो कभी तो याद करो, यहाँ इसे आग धरा दो
तो ये पिघल पिघल के गिर रहा होता है, ऊपर वाला धीरे धीरे मुलायम हो रहा होता है, और ऊपर वाला भी ठोस के ठोसे है। आई बात समझ में? इसका मतलब है बच्चे कि इस प्लास्टिक का गलनांक निश्चित नहीं है, कुछ गलियो रहा है, कुछ गलने के लिए तैयार हो रहा है, और कुछ अभी ज्यों के त्यों है। पानी में ऐसा है क्या? घरे एक तसला पानी रखो आधा घंटा गैस पर, हाथ डाल दो, एक करे तो गर्म, एक करे तो ठंडा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। पूरा एक समान रहता है वो, चाहे ठंडा है तो पूरा ठंडा है, गर्म है तो पूरा गर्म है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, हम आपको सारा एग्जाम्पल बताते चलेंगे, अपने माइंड सेट होते चलेगा। इसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होगा, लेकिन इसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होगा। प्लास्टिक में, रबड़ में ये चीज देख सकते हैं, इसलिए इसका एग्जाम्पल है रबड़। लिखिए दूसरा पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक। लिखिए क्रिस्टलीय में लिखिए, इसका क्वथनांक और गलनांक निश्चित होता है। इसका क्वथनांक और गलनांक निश्चित होता है। इधर लिखिए, इसका क्वथनांक और गलनांक अनिश्चित होता है। हो गया? अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, बताइएगा। बचपन से आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा था, या अभी आया होगा जब हम पढ़ा रहे थे कि ठोस असंपीड्य होते हैं, ठोस को दबाया नहीं जा सकता। तो आपके माइंड में ये सवाल आया था, काहे झूठ बोल रहे हैं सर जी, रबड़ को तो हम दबाइए देते हैं। नहीं लगा होगा आपको कि रबड़ को तो दबा देते हैं, रबड़ तो ठोस है, लगा होगा आपके माइंड में। अब बताओ आप लोग, ये दोनों में कौन वास्तविक ठोस है और कौन झूठा ठोस है? ये वास्तविक ठोस है, ये आभासी ठोस है। झूठा मत लिखिएगा, केमिस्ट्री में लैंग्वेज थोड़ा सा लिखते समय बस ध्यान देना है, समझने के लिए तो आप समझ लो। मैं हमेशा प्रयास करूंगा आपको आप ही के भाषा में समझा दूं। तो ये झूठा ठोस है, लग रहा है कि ठोस है, बट ठोस वाली इसमें गुण देखने को नहीं मिलेगी आपको, तो इसको क्या कहेंगे? झूठा, आभासी। यह आभासी ठोस है। आभासी मतलब बच्चों लग रहा है कि ठोस है नहीं। तो यह आभासी ठोस है, ये वास्तविक ठोस है। तो तीसरा लिखिए प्रकृति। तीसरा लिखिए प्रकृति। प्रकृति में लिखो, यह वास्तविक ठोस है, यह वास्तविक ठोस है। उधर लिखिएगा यह आभासी ठोस है, यह आभासी ठोस है। क्लियर? चौथा पॉइंट डालिए विदलन। चौथा डालिए विदलन। चलो विदलन का मतलब समझाते हैं, बोर्ड पर ध्यान देना। देखो बच्चे, ये जो ठोस होते हैं ना, क्रिस्टलीय ठोस, इनको जब आप काटोगे, जैसे मान लो ये क्रिस्टलीय ठोस है, आप चाकू ले लो, धारदार हथियार से इसको काटो, तो जब ये कटेगा तो इसका ये हिस्सा जब अलग होगा तो दोनों के ये सतह चिकना होगा, एकदम अलग अलग हो जाएंगे। और रबड़ वगैरह को जब आप काटोगे ना तो खुरदारा सतह निकलेगा उसमें से। रबड़ को जब आप काटोगे तो खुरदारा मतलब चिकना नहीं होगा, समझे? आप लोहा काटने वाला मशीन लाइए या कोई लोहा को काट दीजिए उससे,
तो एकदम बीच में से वो चिकना कटेगा, यो भाग चिकना यो भाग चिकना। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जैसे मान लो यह एक छड़ है, इसको जब आप बीच से काट दोगे ना तो बिल्कुल ऐसा आपको दिखेगा, दो भाग हो जाएगा। ये हो गया क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय में क्या होगा कि जैसे ये रबड़ है, इसको जब आप काट दोगे बीच से तो ये ऐसा बनेगा, यहाँ ऐसे हो जाएगा वो। ये थोड़ा सा इस तरह से निकला हुआ, कुछ स्पष्ट विदलन नहीं रहेगा उसमें, खुरदरा निकलेगा वो। तो यह अस्पष्ट विदलन दर्शाता है और यह अस्पष्ट विदलन नहीं दर्शाता है। देखिए अगला पॉइंट, यह अस्पष्ट विदलन दर्शाता है, यह अस्पष्ट विदलन दर्शाता है। इधर लिखिए यह अस्पष्ट विदलन नहीं दर्शाता है। अरे बाबू बात ना करिए। अगला है दैशिकता। देखिए ध्यान से, दैशिकता का मतलब क्या हुआ रे लड़का, इसको आप बाबू, इसको आप कहीं से देखो, अगर आप नीचे से देखोगे तो आपको Cl दिखेगा, फिर Na दिखेगा, फिर Cl दिखेगा, फिर Na दिखेगा। या अगर ऐसे देखोगे तो खाली Na दिखेगा, ऐसे देखोगे खाली Cl दिखेगा। यानी कि अगर ऐसे देख रहे हैं तो कुछ और दिख रहा है, Na तब Cl तब Na तब Cl, Na तब Cl। ऐसे दिख रहे हैं तो खाली Na। इसको देखो तो कहीं से देखो आप, इधर से देखो चाहे इधर से देखो। अब आपको इसका एग्जाम्पल बताते हैं। अभी जिस तरह से आप बैठे हुए हैं, अगर हम क्लास के जब छुट्टी हो जाए, सब क्लास जैसे कल प्रोग्राम में सभी बच्चे एक जगह थे, कहीं से ताकोगे तो कोई नहीं बुझाएगा, एक समान लगेगा। इधर से भी ताक रहे थे तब भीड़, उन्हों से ताक रहे हैं तो भीड़, जने से ताको उन्हें से भीड़ ही भीड़ है। लेकिन अभी जब आप बैठे हुए हैं, अगर यहाँ से हम ताकें तो सब 12 के स्टूडेंट, यहाँ से भी ताकें तो 12 के स्टूडेंट, यहाँ से भी ताकें तो 12 के स्टूडेंट। लेकिन कल वाली ऐसी स्थिति थी क्या, कल अलग अलग दिख रहा था। अब तुम खुद सोच के देखो, ये दोनों में कब आपको एक समान दिखेगा? इसमें ताकोगे तो हमेशा समान दिखेगा। एनहू से भीड़, एनहू से भीड़, एनहू से भीड़, कन्हू से ताको तो भीड़े दिख रहा है, लेकिन यहाँ अलग अलग दिख रहा है। ऐसे ताक रहे हैं तो कभी Na कभी Cl, कभी Na कभी Cl। ऐसे ताक रहे हैं तो खाली Na। अगर यहाँ से ताकोगे तो खाली Cl दिखेगा। यानी इसमें अलग अलग डायरेक्शन से देखने पर दैशिकता का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। यहाँ आप डायरेक्शन बदल रहे हो तो अलग अलग लोग दिख रहे हैं। यहाँ डायरेक्शन आप कतनों बदलो, भीड़ भीड़ है खाली। यानी यह समदैशिक है, हर दिशा से समान दिख रहा है। और यह विषम दैशिक है, हर दिशा से समान नहीं दिखेगा आपको। तो लिखिए अगला पॉइंट इसमें, यह विषम दैशिक होता है, यह विषम दैशिक होता है। क्रिस्टलीय में लिखिएगा यह विषम दैशिक होता है। इधर लिखो यह समदैशिक होता है, यह समदैशिक होता है। अगला लिखिए कणों की व्यवस्था।
कणों की व्यवस्था। अगला पॉइंट छठा, कणों की व्यवस्था। अच्छा, एक बात आप बताओ बच्चे, सुनना ध्यान से। अगर आपको हम बताएं कि ईंटा को जैसे मन वैसे सरियाओ, कोई निश्चित नियम पर नहीं सरियाओ, ऐसे ही कोई सरिया रहा हो तो क्या 1,00,000 ईंटा सरिया सकते हैं? बोलो, नहीं सरिया सकते। लेकिन अगर एक पैटर्न से सरियाएं तो सरिया सकते हैं कि नहीं? सरिया सकते हैं। यानी कि जिसमें निश्चित पैटर्न है उसको आप लंबा ऊंचा बना सकते हो, लेकिन जिसमें निश्चित पैटर्न नहीं है, कभी आप ईंटा सरियाने का प्रयास किए हो घर में? आप एक काम करना, ईंटा को ऐसे ऐसे रखना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 10 12 14 15 होते होते उलट जाएगा वो, समझे? आप एक ईंटा ऐसे सरियाओ और बगलों में एक ईंटा ऐसे ही सरिया दो, 15 को होते तो गिर जाएगा। अब एक तरीका अपना लो, 2 गो ईंटा नीचे ऐसे, फिर 2 गो ऐसे, फिर 2 गो ऐसे, फिर 2 गो ऐसे, 15 को का 50 को सरिया दो, ना गिरेगा वो। जब एक निश्चित पैटर्न में होगा तो वो लंबा हो सकता है उसकी आकृति, लेकिन अगर निश्चित पैटर्न में नहीं है तो लंबा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कणों की जो व्यवस्था है इसमें वो दीर्घ परास व्यवस्था होता है, लॉन्ग रेंज। दीवाल ईंट का लंबा बन जाता है, क्यों? क्योंकि देख लो एक तरीका से उसको सजाया जाता है, ये लॉन्ग रेंज होता है। और ये क्या होगा? शॉर्ट रेंज, लघु परास व्यवस्था। ये ज्यादा लंबा नहीं हो सकता, ज्यादा ऊंचा नहीं हो सकता। ईंटा सरिया के देखिए कभी घर में, आपको खुद एहसास हो जाएगा, वो गिर जाएगा आपका ईंटा। तो लिखिए, हाँ, परास या परासी एक ही बात है। कहीं कहीं बुक में दीर्घ परासी भी लिखल रहता है। लिखिए अगला पॉइंट, इसमें कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। इसमें कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। इसमें कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। और उधर लिखिए, इसमें कणों की लघु परासी व्यवस्था होती है। इसमें कणों की लघु परासी व्यवस्था होती है। हो गया। 7वां पॉइंट डालिए, शीतलन वक्र। एनसीईआरटी में जो शब्द यूज किया है ना, हम सारा वही शब्द यूज कर रहे हैं। शीतलन वक्र। ट्वेल्व के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर पिछले 2 साल में नहीं आया होगा ना तो इसको रट लीजिएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। चलिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुनो बच्चे, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। शीतलन वक्र का क्या मतलब है? शीतल करना माने ठंडा करना। जब आप ठंडा करोगे ना क्रिस्टलीय ठोस को और अक्रिस्टलीय ठोस को, तो आपको जो कर्व है, कर्व मतलब वक्र, वक्र को अंग्रेजी में कर्व कहते हैं, ग्राफ। देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया, मान लो टेम्परेचर 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, इस तरह से, ठीक है। जब आप क्रिस्टलीय ठोस को ठंडा करोगे, मान लो तुम्हारा टेम्परेचर 140 था, अब तुम टेम्परेचर कम कर रहे हो, दिमाग में डाल लेना लोहा, ठीक है, पिघला हुआ लोहा है, उसको हम ठंडा कर रहे हैं। तो आप देखोगे क्या, या
पानी ले सकते हो जो ठोस रूप में हो, ऐसा कोई चीज़ जो लिक्विड हो, समझे। देखोगे क्या कि जब आप ठंडा करोगे तो 140 से जैसे जैसे नीचे आएगा, एक समय ऐसा आएगा मान लो 80 पर, अब आप कतनो ठंडा करोगे ना तो टेम्परेचर नीचे नहीं जाएगा, वो यहीं पे फिक्स हो जाएगा। इधर में है आपका समय, कुछ देर के बाद टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा 80 के 80। तू कतनो ठंडा कर रहा है, चाहे गर्म करे, उल्टी भी समझ सकते हो, उल्टी समझो तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लो हम इसको गर्म कर रहे हो, बर्फ़ है मान लो आपके पास, ठीक है, 140 डिग्री टेम्परेचर से बर्फ़ को आप ठंडा करना शुरू किए, तो एक निश्चित समय के बाद तापमान आपका फिक्स हो जाएगा। कब तक? अब ध्यान से सुनना, हम बता रहे हैं आपको। आप एक बाल्टी बर्फ ले लो, ठीक है, उसको गर्म करो, मान लो ठंडा कर रहे हो चाहे गर्म कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, गर्म कर रहे हो, मान लो -10 डिग्री टेम्परेचर है, तब ना वो बर्फ है। गर्म करते करते तो 0 पर पहुंचा दिया, अब वहीं वो गैस जलाए हुए हो, तो तुम देखना वो 0 के 0 रहेगा टेम्परेचर, चाहे तो अब कतनो देरी गर्म करो 0 रहेगा। कब तक? जब तक सारा के सारा बर्फ पानी न बन जाए। टोटल बर्फ जब पानी बन जाएगा तब तक टेम्परेचर आपका 0 रहेगा। अब जब सब बर्फ पानी बन गया तो अब टेम्परेचर डाउन होना शुरू होगा फिर से। अब 100 डिग्री जब जाएगा तो 100 डिग्री पर फिर से फिक्स हो जाएगा। अब वो क्यों? क्योंकि अब जब सारा पानी वाष्प नहीं बन जाएगा आपका उबल उबल के, तब तक वो 100 से ऊपर जाबे नहीं करेगा आपका कांटा। ऐसा देखने को मिलेगा आपको क्रिस्टलीय ठोस में। अक्रिस्टलीय में ऐसा कर्व नहीं बनता। अक्रिस्टलीय का जब आप ग्राफ बनाओगे तो सीधे ऐसे बन जाएगा, मतलब उसमें टेम्परेचर कम करोगे कम होते जाएगा होते जाएगा। कारण आपको बताया शुरू में कि प्लास्टिक आप जलाए होंगे, देखे होंगे, कुछ हिस्सा जल भी रहा है, कुछ पिघल भी रहा है, कुछ अभी ठोस है। वो हर टेम्परेचर पर वो काम करता है। यानी कि पानी का क्वथनांक कै डिग्री से? 100 डिग्री से। लेकिन रबर का क्वथनांक फिक्स नहीं है, उसका एक रेंज होगा कि एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चे, 200 से 300, इसी बीच में वो पिघलेगा। तो 200 से 300 के मतलब 201 पर भी पिघल रहा है, 280 पर वो पिघल ही रहा है। फिर से एक बार ध्यान से समझिएगा, क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र असतत होता है। इसका क्या होता है? सतत। देख लो, सतत माने लगातार। ये लगातार नहीं है, कुछ देर आने के बाद ये रुक जाएगा, कुछ देर आने के बाद रुक जाएगा। वो आई बात समझ में? तो शीतलन वक्र कहने का मतलब हो गया जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनका जब आप शीतलन वक्र बनाओगे तो असतत देखने को मिलेगा, वो लगातार नहीं दिखेगा, और उसमें आपको लगातार दिखेगा। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसका शीतलन वक्र, इसका शीतलन वक्र असतत होता है, असतत होता है। इधर लिख लो, इसका शीतलन वक्र सतत होता है। आप चाहें तो एक ग्राफ बना सकते हैं।